जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में साथियों आपको राजस्थान जीके के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में करवाए जाएंगे। तो सभी साथी वो क्लास में बने रहेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? क्या माणिक्यलाल वर्मा को, बी नंबर ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट को, 3 नंबर ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी को, या फिर 4 नंबर ऑप्शन विजय सिंह पथिक को। सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से बताइएगा, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके सामने साथियों रोजाना अपने पशु परिचर के एग्जाम के लिए इसी प्रकार राजस्थान जीके की क्लास है वो लगाई जाती है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे राजस्थान का गांधी के रूप में पूछ लिया जाए कि किसे जाना जाता है, तो अपने गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है साथियों। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे, अपने 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, गोकुल भाई भट्ट। जल्दी से नोट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पक्का छपेगा, क्योंकि उपनाम अपने एग्जाम में पूछ ही जाएंगे, एक क्वेश्चन उपनाम से पक्का आएगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे कंप्लीट साथियों, प्रत्येक जितने भी आपको इस क्लास में करवाए जाएंगे उस अपने प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए एक बार समझने का प्रयास करेंगे, नोट करने का आपको समय दिया जाएगा तब आपको नोट करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया साथियों, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। फिर देखिए अगर आपसे गांधी जी के 5वें पुत्र पूछ लिए जाए तो ध्यान रखिएगा, जमनालाल बजाज को साथियों गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप। और देखिए गांधी जी की साथियों मानस पुत्री पूछ ली जाए तो सत्यभामा को साथियों अपने गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। याद रखिएगा, अब जल्दी से इनको नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों आपके अपने राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, और अपने जमनालाल बजाज साथियों अपने कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। और गांधी जी की मानस पुत्री अपने सत्यभामा, नोट कीजिएगा। एक बार जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है इस क्लास से जोड़ देंगे उसको क्लास शेयर करके, तो क्लास को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने को साथियों एग्जाम से पहले 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करना है, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एग्जाम से पहले अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। लगभग अपने 900 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मात्र 100 सब्सक्राइबर आपको शेष कंप्लीट करने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री का संबंध है क्या जयपुर से है, या फिर बीकानेर से, या फिर उदयपुर से, या फिर कोटा से? इंपॉर्टेंट है साथियों, हीरालाल शास्त्री, जल्दी से नोट कीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री का संबंध है, और साथ साथ उत्तर भी बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। ए ब स द में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट किया होगा क्वेश्चन को। अब देखिए एक बार सभी साथियों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे हीरालाल शास्त्री की, तो आपको ध्यान में रखना है ये अपने राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे साथियों? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा साथियों, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है वो अपने हीरालाल शास्त्री। और वृहत राजस्थान का अगर अपने प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए, सीएम और पीएम में आपको अंतर पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इन्हें साथियों अपने वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वृहत राजस्थान के पीएम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों हीरालाल शास्त्री। आपको इनका संबंध बताना साथियों कौन से स्थान से है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो जयपुर अपना राइट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साथियों आपको 2 चीज़ें बताई है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है अपने पशु परिचर के एग्जाम में। एक तो आपको ध्यान में रखना साथियों, हीरालाल शास्त्री को अपने राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है, और अपने वृहत राजस्थान के अगर आपसे कोई भी पीएम पूछ लिया जाए तो वृहत राजस्थान के पीएम है वो अपने हीरालाल शास्त्री। और यहाँ पे जयपुर से इनका संबंध है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे, उसके बाद अपन लोग नोट भी करेंगे। तो देखिए
हीरालाल शास्त्री साथियों जोबनेर जयपुर ग्रामीण में इनका जन्म होता है, यानी कि ये जयपुर से संबंधित है। इनकी एक आत्मकथा है साथियों जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, याद रखिएगा। और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने और वरहत राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। कौन कौन सी लाइन यहाँ पे आपको नोट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हीरालाल शास्त्री कौन से स्थान से संबंधित है, जयपुर से। इनकी आत्मकथा आपको ध्यान में रखनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बनती है अपने राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम और बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल करते हुए चलें साथियों। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वो इस क्लास से जुड़ सकें। फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और बाद में रिवीजन भी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब होता है? क्या 1952 में, या फिर अपने 1948 में, या फिर अपने 1950 में, या फिर 1949 में? आपको बताना है सिरोही का राजस्थान में विलय कब होता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अपने पशु परीक्षर के जो एग्ज़ाम साथियों पशु परीक्षक के, इनके एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं देखा है, अपना अपना एग्जाम सेंटर देख लें। पशु परीक्षक के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो जैसे ही अपनी साथियों क्लास कंप्लीट होती है, आपको अपने अपने एडमिट कार्ड चेक कर लेने हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी साथी। सिरोही का राजस्थान में विलय कब होता है? तो देखिए अगर बात करें साथियों अपने सिरोही की, तो ध्यान में रखिएगा सिरोही का जो साथियों अपने राजस्थान में विलय है वो अपने 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है साथियों? याद रखिएगा, 2 चरणों में अपने राजस्थान में विलय होता है। और इसका साथियों संपूर्ण यानी कि आप कह सकते हैं, अगर बात करें राजस्थान में पूर्ण विलय की, तो आपको डेट याद रखनी है साथियों सिरोही की। अपने 1 नवंबर 1956 को साथियों इसकी सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय होता है, 1 नवंबर 1956 को। जल्दी से नोट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। अब देखिए व्याख्या देखिए इसकी। देखिए सिरोही का जो विलय साथियों राजस्थान में 2 चरणों में हुआ था। सिरोही का पूर्णतः राजस्थान में विलय है वो अपने 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण था। कितवां चरण था साथियों? 7वां चरण था, याद रखिएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? 1 नंबर ऑप्शन कोटा महाराव भीम सिंह, बी नंबर ऑप्शन बूंदी महाराव बहादुर सिंह, 3 नंबर ऑप्शन अलवर के महाराज तेज सिंह, 4 नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में सभी साथी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा जल्दी से बताएंगे। इंपॉर्टेंट लगा लेना, अपने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट रखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार एग्जाम में आए हुए साथियों मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये अपने किसने कहा था? फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। याद रखिएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। और सभी साथियों को क्लास को एक बार सभी शेयर करते रहेंगे। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार 4 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? अलवर को, या फिर भरतपुर को, धौलपुर को, या फिर करौली को? इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अपने इस क्लास में राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो कि अपने पशु परीक्षण के एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जो भी भाई बंधु अपने पशु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, ताकि वह इस क्लास से जुड़ के और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और पशु परीक्षण के अंदर साथियों एक सीट है वो अपनी पक्की कर सकें। तो एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अलवर अपना राइट रहेगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन। नोट करना है तो आप नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब देखिए इसकी कंप्लीट यहाँ पे आपको व्याख्या देखने को मिलेगी। तो देखिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के व्याख्या की। अब देखिए एक तरफ तो साथियों आपको चरण के नाम दिए हुए हैं, दूसरी ओर देखिए आगे प्रधानमंत्री का नाम है और राजधानी है और दिनांक है। तो आपको ध्यान में रखनी है साथियों कौन से चरण का कौन सा प्रधानमंत्री था और उसकी राजधानी क्या थी। जैसे कि अपने क्वेश्चन में पूछा गया था मत्स्य संघ, तो याद रखिएगा इसका जो प्रधानमंत्री है साथियों अपने मत्स्य संघ देखिए 18 मार्च 1948 प्रधानमंत्री अपने शोभाराम कुमावत और राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो अलवर रहेगी। 2 नंबर देखिए राजस्थान संघ, तो अपने राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा और राजधानी की बात करें तो कोटा। 3 नंबर देखिए संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 प्रधानमंत्री इसके थे अपने माणिक्यलाल वर्मा और राजधानी अपनी उदयपुर। यहाँ पे 4 नंबर रखिएगा। 4 नंबर में देखिए वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 अपने प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और अगर राजधानी की बात करें तो जयपुर। नोट में देखिए इन 4 चरणों के बाद बाकी के 3 चरणों की राजधानी है वो जयपुर रही और वर्तमान में भी अगर राजस्थान की बात करें साथियों राजधानी की, तो वो वर्तमान में भी राजधानी है वो जयपुर है। तो याद रखिएगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है तो इसको नोट भी कर सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को हूबहू नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए मत्स्य संघ का कौन प्रधानमंत्री है और इसकी राजधानी क्या थी। तो आपको यहाँ पे एक साथ बताया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या को नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्जाम से पहले साथियों आपको 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा इस चैनल पर पूरा करना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गलत युग्म को चुनिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा साथियों, गलत युग्म का आपको चयन करना है। यहाँ पे कौन सा युग्म है वो गलत रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन देखिए बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी। बी नंबर ऑप्शन देखिए करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर। 3 नंबर देखिए अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा। 4 नंबर ऑप्शन झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए 6 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो आपको ध्यान में रखना है झालावाड़ प्रजामंडल यहाँ पे राइट रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल की जो साथियों स्थापना है वो अपने 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल कन्हैयालाल मित्तल मकबूल आलम आदि के सहयोग से की। मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष बने और यह राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। याद रखिएगा साथियों कौन सा प्रजामंडल था, अपने झालावाड़ प्रजामंडल। अगर आपसे राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल पूछ लिया जाए तो झालावाड़ प्रजामंडल अपना राइट आंसर रहेगा, जिसकी स्थापना अपने 25 नवंबर 1946 को की जाती है। और किसके द्वारा साथियों, अपने मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल कन्हैयालाल मित्तल मकबूल आलम आदि के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। और मांगीलाल भव्य की बात करें तो ये इसके अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो भी आपको नोट करना है। तो अपने मारवाड़ प्रजामंडल की एक तो आपको स्थापना याद रखनी है और इसके अध्यक्ष याद रखने हैं और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल भी आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से नोट कीजिएगा और बार बार रिपीट कीजिए, जितनी बार आप ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा।
राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य ने और अपने मदन गोपाल, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम के सहयोग से की थी, और मांगीलाल भव्य वो इसके अध्यक्ष बने थे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? क्या हीरालाल शास्त्री या फिर अपने कपूरचंद पाटनी, बी नंबर ऑप्शन जमनालाल बजाज, 4 नंबर ऑप्शन रामकरण जोशी। अभी मैंने आपको साथियों हीरालाल शास्त्री और अपने जमनालाल बजाज के बारे में बताया था, तो याद रखिएगा। एक बार दोबारा भी रिपीट करवा देता हूँ। एक बार 7 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे जमनालाल बजाज की, तो मैंने आपको बताया था कि इन्हें साथियों गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। तो नोट कर सकते हैं आप यहाँ भी, ताकि आपको याद रहे। गांधी जी के अगर आपसे गांधी जी के 5वें पुत्र पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कौन रहेंगे? जमनालाल बजाज। याद रखिए, नोट भी कर सकते हैं। और अपने हीरालाल शास्त्री की बात करें तो ये अपने साथियों राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम बने थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। अब एक बार सभी साथी यहाँ पे समझ भी लेंगे। अगर बात करें साथी यहाँ पे जयपुर प्रजामंडल की, तो आपको पता होना चाहिए साथियों अपने इसका जो गठन है वो कब होता है? तो 1931 में इसका गठन किया जाता है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ये राइट रहेगा? तो आपसे जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष पूछा गया है। गठन मैंने आपको बता दिया 1931 में इसका गठन किया जाता है। और साथियों अपने अध्यक्ष की बात करें तो कपूरचंद पाटनी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। जल्दी से नोट कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है साथियों वो अपने कपूरचंद पाटनी थे। और इसके जयपुर प्रजामंडल का जो गठन है वो अपने 1931 में किया जाता है। और अगर हीरालाल शास्त्री की बात करें तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कौन रहेंगे? अपने हीरालाल शास्त्री। और जमनालाल बजाज के बारे में बताया था कि ये अपने गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट रखना है। बार बार एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं आप। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। जयपुर प्रजामंडल का गठन साथियों 1931 में कपूरचंद पाटनी ने किया था। 1936 से 1937 में जमनालाल बजाज ने इसका पुनः गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इसका जो अध्यक्ष साथियों अपने हीरालाल शास्त्री थे। और जयपुर प्रजामंडल व अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि बताइए कौन से 2 प्रजामंडलों के द्वारा अपने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया गया था? तो जयपुर प्रजामंडल और अपने अलवर प्रजामंडल। जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो किस लेवल के हैं। मेरे हिसाब से साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो यहीं से हूबहू छपने वाले हैं। तो गंभीर रूप से क्लास में सभी साथी है वो अंत तक बने रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों एग्जाम से पहले, पशु परीक्षक के एग्जाम से पहले पहले अपने 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है इसको पूरा करवाइएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंछेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? क्या दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन सुमनेश जोशी, 3 नंबर ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, 4 नंबर ऑप्शन जय नारायण व्यास। जल्दी से बताइएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अपने गीत से भी, लोकगीत से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या, तो देखिए अर्जी गीत या फिर पछेड़ा गीत है वो अपने माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। आगे देखिए पीड़ितों का पछेड़ा अपने विजय सिंह पथिक के द्वारा और अपने डंके की चोट अपने जयनारायण व्यास के द्वारा लिखित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, जल्दी से नोट कीजिएगा इन तीनों के तीनों को, जल्दी नोट कीजिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लगा लेना अपने क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए आपको बताना है कौन था। 1 नंबर ऑप्शन कप्तान सावर्स, बी नंबर ऑप्शन मेजर बर्टन, 3 नंबर ऑप्शन जेडी हॉल, 4 नंबर ऑप्शन मैक मॉसन। आपको बताना है 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट यानी कि जिसको इंग्लिश में अपने पीए कहते हैं, बताना है कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा पॉलिटिकल एजेंट आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथी यहाँ पे 1857 के विद्रोह के अपने मेवाड़ रियासत की, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे अपना जो पॉलिटिकल एजेंट है वो अपने कप्तान सावर्स था, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपके सामने साथियों एक लिस्ट पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें साथियों आपको एक तरफ तो रियासतों के नाम मिलेंगे और दूसरी तरफ अपने पॉलिटिकल एजेंटों के नाम भी देखने को मिलेंगे जो जो इम्पोर्टेंट बनते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन को आपने इंपॉर्टेंट लगा लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए साथ में इसकी व्याख्या में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए एक तरफ आपको रियासतों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ देखिए पॉलिटिकल एजेंट आपको ध्यान में रखना है, जिसे अपने पीए बोलते हैं शॉर्टकट में। और एक तरफ साथियों आपको शासक के नाम दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं साथियों कोटा रियासत की। 1 नंबर पर क्या है साथियों? कोटा रियासत। अब देखिए इसका पॉलिटिकल एजेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था साथियों अपने मेजर बर्टन। और साथियों मेजर बर्टन के अपने जब पॉलिटिकल एजेंट कोटा के अंदर मेजर बर्टन था, तो इसमें कोटा का जो शासक है वो कौन था साथियों? राम सिंह कोटा का शासक था। नेक्स्ट देखिए रियासत आती है अपनी जोधपुर। इसके साथियों पॉलिटिकल एजेंट है वो अपने मेक मौसन था और अपने शासक था साथियों तख्त सिंह। याद रखिए। 3 नंबर देखिए, एक बार नोट मत करना साथियों, आपको समझने का प्रयास करना है। नोट करने के लिए आपको समय दिया जाएगा, तब आपको नोट करना है। नेक्स्ट रियासत आती है अपनी जयपुर। तो इसका पॉलिटिकल एजेंट था साथियों अपने ईडन। कौन था साथियों? ईडन इसका पॉलिटिकल एजेंट था और राम सिंह द्वितीय अपने जयपुर के शासक थे। 4 नंबर में देखिएगा सिरोही रियासत आती है। इसके पॉलिटिकल एजेंट अपने जेडी हॉल थे और शिव सिंह यहाँ के शासक थे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा सर्वप्रथम कोटा रियासत को, मेजर बर्टन अपने पॉलिटिकल एजेंट और शासक का नाम राम सिंह। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो नोट कीजिएगा जल्दी से। फिर आगे बढ़ेंगे, बार बार पढ़िएगा पॉलिटिकल एजेंट को और रियासत के नाम को। तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ पे अपने कोटा है, तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। फिर अपने जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन। फिर अपने जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट अपने ईडन और अपने सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। समझ में आ गया होगा सभी को। और इम्पोर्टेंट साथियों, बार बार एग्जाम में पॉलिटिकल एजेंटों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? टोंक, धौलपुर, बीकानेर या फिर कोटा। आपको उस रियासत का नाम बताना है जिसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बार बार एग्जाम में आया क्वेश्चन साथियों, अपने सुपरवाइजर के एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, तो नोट भी कर सकते हैं आप। और जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपने साथियों 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल के द्वारा पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइबर के आंकड़े को पूरा कर दीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर के। बताइएगा साथियों 10 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो याद रखिएगा कोटा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, कोटा में राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष था।
कोटा के विद्रोहियों ने कोटा महाराव राम सिंह को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था, जिन्हें करौली के मदनपाल व एच रॉबर्ट्स ने मुक्त करवाया। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन के सिर को काटकर कोटा के दुर्ग पर लटका दिया और कोटा के विद्रोहों को जन विद्रोह भी कहा जाता है। और ये लाइन साथियों आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था साथियों कौन, मेजर बर्टन, इसके सिर को काटकर साथियों कोटा के दुर्ग पर लटका दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया होगा, ये देखिए कोटा के बारे में मैंने बताया था कि पॉलिटिकल एजेंट है वो अपने मेजर बर्टन है कोटा का, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आगे वाले में पूछ लिया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो जो आपको नोट करना है। एक तो आपको साथियों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट आपको ध्यान में रखना है और इसकी स्टोरी भी ध्यान में रखिएगा। और कोटा के महाराव राम सिंह को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बार बार एग्जाम में आता है कि किसे कोटा के दुर्ग में कैद किया गया था, तो महाराव राम सिंह को। तो ये दो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। और मुक्त कराने वालों के भी नाम आपको ध्यान में रखना है साथियों। एक तो करौली के मदनपाल और एच रॉबर्ट्स ने मुक्त करवाया था अपने महाराव राम सिंह को, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीन क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो अपने कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, और एक अपने दुर्ग में कैद किया जाता है अपने राम सिंह को, और इसे बचाने के लिए अपने आते हैं छुटाने के लिए करौली के मदनपाल और एच रॉबर्ट्स। यानी कि ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ पर होता है? 28 मई 1857 को नसीराबाद में, बी नंबर ऑप्शन 3 जून 1857 को नीमच में, 3 नंबर ऑप्शन 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में, 4 नंबर ऑप्शन 9 सितंबर 1857 को आउवा में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाला है। अपने 1857 की क्रांति साथियों प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो नसीराबाद अपने 28 मई 1857, याद रखिएगा, एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे नसीराबाद की, तो आपको याद रखनी है कौन सी इन्फेंट्री है वो यहाँ पे तैनात थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो यहाँ पे तैनात थी। आगे देखिए इसकी व्याख्या में देखते हैं। तो देखिए 1857 में राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रथम विद्रोह है साथियों वो अपने 28 मई 1857 में नसीराबाद में होता है। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, याद रखिएगा। अब देखिए अन्य स्थानों की तारीख आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे विद्रोह होता है। तो नीमच में विद्रोह साथियों अपने 3 जून 1857 को होता है। देवली में विद्रोह साथियों अपने 5 जून 1857 को। एरनपुरा में विद्रोह साथियों अपने 21 अगस्त 1857 को। कोटा में विद्रोह साथियों अपने 15 अक्टूबर 1857 को। और आउवा में विद्रोह होता है 8 सितंबर 1857 को। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? नसीराबाद में, जैसलमेर में, नीमच में या फिर जोधपुर में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना है वो कहाँ की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो नसीराबाद अपना राइट रहेगा। अब देखिए व्याख्या देखिए, राजस्थान में छावनी बोर्ड या फिर आप कह सकते हैं मंडल की जो स्थापना साथी वो नसीराबाद में की गई। छावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रणाधीन होता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? 1 नंबर ऑप्शन मिरान उल सदायन, बी नंबर ऑप्शन मिफ्ता उल फतूह है, 3 नंबर ऑप्शन खजाइन उल फतूह है, 4 नंबर ऑप्शन आशिका।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, नोट कीजिएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, अमीर खुसरो की कृति मिफ्ता उल फतूह से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख मिलता है। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो ये कथन है वो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो भी आपको नोट करना है, तो जल्दी से नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। ये 2 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन को व्याख्या नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी साथी, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों 1000 सब्सक्राइबर के आंकड़े को जल्द ही पूरा करने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या आपने नोट कर ली होगी। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने प्रमुख युद्ध लड़े गए थे? 5 या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य कितने प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं? तो यहाँ पे साथियों अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 2, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। तो देखिए कौन कौन से 2 अपने युद्ध है जो अपने पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़े जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि इनके मध्य 2 युद्ध लड़े जाते हैं। तो एक तो युद्ध है साथियों त्राइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में होता है और पृथ्वीराज की इसमें विजय हो जाती है, और दूसरा युद्ध अपने त्राइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में होता है और पृथ्वीराज की इसमें हार हो जाती है। 2 युद्ध है वो इनके मध्य लड़े जाते हैं। तो त्राइन का युद्ध इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पहला हो या फिर दूसरा हो, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि बताइए त्राइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ और त्राइन का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था। तो नोट कीजिएगा, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए आपको साथियों कुछ मैं आपको बता देता हूँ, अपने जो पशु परिचर की परीक्षा है वो नज़दीक है, तो इसकी तैयारी के लिए साथियों बेहतर क्वेश्चन आपके सामने करवाए जाते हैं। रोजाना अपने मॉडल पेपर होता है साथियों, लाइव मॉडल पेपर आपको हल करवाया जाता है। अगर आपने अभी तक 3 नंबर मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता लगे साथियों एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आएंगे और कौन से उनका लेवल रहेगा, ताकि अगर आप इस मॉडल पेपर को करके जाते हैं तो आप पहले से ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहेंगे और एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। तो जल्दी जैसे ही अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है तो आप मॉडल पेपर को ज़रूर देखिएगा, आपको संपूर्ण इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो जल्दी से स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाकर आप इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास वो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे साथियों अपनी क्लास वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास इसी अपने शानदार क्लास के साथ। तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर धन्यवाद।